आदर्शवाणी कीर्तन उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 की हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपन पढ़ रहे हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह है। आरोह का पद्य खंड जो है वो अपन ने शुरू कर रखा है, जिसमें पाठ संख्या 3 जो है, पाठ संख्या 3 जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो है उसका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय जो है वो अपन पढ़ चुके हैं। तो कुंवर नारायण का जो जन्म है सन 1927 में, आपको पता है कि इनका जन्म जो है सन 1927 में यूपी में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो आपको बता दी गई हैं, और साथ ही इनको मिलने वाले जो सम्मान है उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली। और इनकी साहित्यिक जो विशेषताएं हैं कि साहित्य में किन क्षेत्रों में इनकी रुचि थी, क्या इन्होंने लिखा है, क्या उनकी विशेषताएं रही है। जैसे मैंने आपको बताया, इनका प्रबंध काव्य है आत्मजयी, जिससे इन्हें प्रसिद्धि मिली है। अब ये अपन ने पढ़ लिया। साथ ही इनकी 2 कविताएं जो है हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, जिसमें पहली जो कविता थी आपकी कविता के बहाने। पहली जो कविता थी वो क्या थी? कविता के बहाने। कविता के बहाने जो है आपको चिड़िया, फूल और बच्चे, इससे इनकी तुलना की गई। तो पहली जो कविता थी कविता के बहाने, जिसका अध्ययन हमने कर लिया है, और ये आपके कहाँ से ली गई है? इन दिनों संग्रह से ली गई है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दूसरी जो कविता है आपकी बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर, ये कविता जो है वो आज अपन पढ़ेंगे। बात सीधी थी पर क्या हुआ? पर का मतलब क्या है? क्या हुआ? तो बात तो सीधी थी लेकिन हुआ क्या, इसके बारे में हम नारायण की इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। कि कोई बात, कई बार क्या होता है कि बात एकदम सीधी सरल होती है, लेकिन अपन क्या करते हैं कि उसमें शब्दों का उलट फेर कर देते हैं, और ये चाहते हैं कि इसमें क्लिष्ट शब्द रखे जाए, या और सुंदर शब्द रखे जाए, या और सुंदर शब्द रखे जाए। ऐसा सोच करके अपन क्या करते हैं, उस सीधी बात को, सरल बात को भी हम जटिल बना देते हैं, और वास्तव में हम उससे जो अध्ययन, जो अर्थ उससे ग्रहण करना चाहते हैं, वो अर्थ वह कविता या वो पंक्ति नहीं दे पाती है। ऐसी ही बात जो है यहाँ आपके कुंवर नारायण ने कही है कि वो क्या कहना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, और क्या हो गया है। तो आपकी कविता है अगली, बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अपन क्या करते हैं, भाषा के चक्कर में बात को टेढ़ी फंसा देते हैं। यानी क्या करते हैं कि मेरे को जो भाषा बहुत आती है, जैसे मेरे को इंग्लिश बहुत आती है, हिंदी बहुत आती है, या और कोई भाषा और अधिक आती है, तो अपन क्या करते हैं कि हर बार नए नए शब्द लाने का प्रयत्न करते हैं, या कुछ अलग हटके या क्लिष्ट शब्द जो है, कठिन शब्द जो है वो लाना चाहते हैं। और वो लाने के चक्कर में क्या होता है कि जो बात अपन वास्तव में कहना चाहते हैं वो अपन कह नहीं पाते। तो बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो भाषा का ज्ञाता थे, और ज्ञाता होने के कारण उन्होंने क्या किया कि जरा उसमें बहुत अच्छे सुंदर जटिल शब्द क्यों ना रखे जाए। तो ऐसे शब्द रखने के चक्कर में बात जो है भाषा के चक्कर में फंस गई, और जो अर्थ वो देना चाहते थे, जो वो बताना चाहते थे, वो उससे नहीं बता पाए। सीधी बात टेढ़ी बात बन गई कि समझ में नहीं आ रही। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिरा। कभी क्या कर रहे हैं कि जो बात वो कहना चाहते हैं उस बात के लिए उन्होंने, जिस अर्थ को वो पाना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, और कोशिश करते हुए भी भाषा को, भाषा के जो शब्द थे उन्हें एक उल्टा पलटा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर तोड़ा मरोड़ा। तोड़ा मरोड़ा से मतलब उपसर्ग प्रत्यय लगाया, उसमें मूल रूप लिखा, कभी उपसर्ग प्रत्यय सहित लिखा, संधि रूप लिखा, इस तरीके से शब्दों को खूब तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, इधर उधर रखा।
लेकिन कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, या तो जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो बात बन जाए, या फिर बात जो है भाषा के चक्कर से बाहर आ जाए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा होना समझ में नहीं आता, समझ से बाहर होते जाओ। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि बात जो है या तो समझ में आ जाए या भाषा से बाहर आए, या लेकिन हुआ क्या कि बात जो है और भी ज्यादा अस्पष्ट होती चली गई, पेचीदा जो समझ में नहीं आ रही थी वैसी बनती चली गई। किसके कारण? भाषा के कारण। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अपन क्या करते हैं, कई बार कोई पेज होता है, अब अपन को ये नहीं पता कि वो पेज किस दिशा से खुलता है किस दिशा से बंद होता है, तो अपन क्या करते हैं बिना तरीके के बेतरीके से और उसको कसते चले जाते हैं या उसको खोलते चले जाते हैं। तो सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, अब कवि ने क्या किया है कि कविता जो लिखी थी उस कविता में भाषा के कारण टेढ़ापन आ गया है, उन्होंने खूब शब्दों को तोड़ा मरोड़ा लेकिन फिर भी बात संभल नहीं रही है, तो उन्होंने उस चीज को धैर्य से समझा नहीं। धैर्य से अगर वो उस चीज को देखते, धीरे से अगर वो उस चीज को देखते तो उनको समझ में आता कि उनकी कमी कहाँ है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे पेज को खोलने की बजाय यानी उस बात को सुलझाने की बजाय, पेज खोलने से मतलब है उस बात को सुलझाने की बजाय, समझने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, यानी बिना उसे समझे बिना उसे जाने, और क्या कर रहे थे वो बार बार उसे कसते जा रहे थे, जैसे कोई पेज है खुल नहीं रहा। अब अपन को पता है कि जब अपन उसको राइट साइड घुमाएंगे तो बंद होगा, लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो खुलता है, पेज का ज्यादातर यही है। अब अपन को इस चीज का नॉलेज नहीं है तो अपन क्या करते हैं, जैसे कि उसको खोलना है और खोलने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको लेफ्ट साइड घुमाते चले जाएंगे, यानी खोलने की बजाय वो बंद होकर चला जाएगा, और कितना उसको कसता चला जाएंगे कि वो पेज एकदम बेकार हो जाएगा। ज्यादा अगर जबरदस्ती किसी चीज की साथ की जाएगी तो उसका जो गुण है वो तो नष्ट होगा ही। तो इस तरीके से उसने क्या किया, उसे बेतरह कसता जा रहा था इस कविता में, बिना कारण की वो क्या करते जा रहे थे, अलग अलग शब्द करते जा रहे थे, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और बात। तमाशबीन यानी तमाशा देखने वाले, तो क्या कह रहे हैं, जब वो ये कार्य कर रहे थे एक के बाद एक शब्द रखते चले जा रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, लोगों की तारीफ उन्हें मिल रही थी। इस कर्तव्य पर, कर्तव्य यानी इस कार्य पर बेतरह कसता जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही, जब उनकी द्वारा कार्य किया जा रहा था तो उन्हें साफ सुनाई दे रहा था कि लोग जो है उसकी कितनी तारीफ कर रहे हैं। तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही, तमाशा देखने वाले जो लोग हैं उनकी शाबाशी और वाहवाही कि हाँ भाई बहुत बढ़िया कर रहा है और अच्छा कर रहा है और अच्छा कर रहा है, जब ये चाहे वो गलत ही कर रहा हो, लेकिन जो देखने वाले लोग हैं उनकी तारीफ जो थी उसे सुन करके कवि जो है उस कविता में और अधिक कसावट लाते चले गए और अधिक कठिन शब्द लाते गए, जिसके कारण अर्थ का अनर्थ होता गया। और ये आप लोग जानते ही हैं कि जो लोग होते हैं वो सिर्फ तमाशा देखने के लिए होते हैं, मजा लेने के लिए होते हैं, वास्तविकता में उन्हें ये मतलब नहीं होता कि वो चीज सही चल रही है कि चल रही है, तारीफ करने वालों की कमी नहीं होती। कई बार जैसे होते हैं बाहर कोई लड़ाई झगड़ा हो, एक लड़के ने दूसरे लड़के को थप्पड़ लगाया तो तीसरा कह रहा हाँ हाँ बढ़िया तुमने थप्पड़ लगाया, फिर वो दो लगाएगा फिर चार लगाएगा और ऐसी नौबत आएगी सामने वाले का सिर हो जाएगा, उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो इस तरीके से उन लोगों का तो काम ही क्या था, तमाशा देखना था, और तमाशा देख कर जैसे वाहवाही कर रहे थे। ऐसा ही कवि के साथ हुआ, उन्होंने जो कविता बनाई उस कविता में जो वास्तव में जो अर्थ वो देना चाहते थे वो अर्थ वो नहीं दे पाए, और लोगों की तमाश विश्व की तमाशा देखने वालों की वाहवाही सुन करके और अधिक शब्दों का परिवर्तन उसमें करते चले गए, और वास्तव में जो अर्थ उन्हें देना था वो अर्थ नहीं दे पाए। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। तो क्या कह रहे हैं कि आखिरकार अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मत, किसी भी चीज से अपन जबरदस्ती अगर करेंगे कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो पेज नहीं खुल रहा है, जबरदस्ती अगर हम उसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा,
चूड़ी बढ़ जाएगी उसकी। चूड़ी बढ़ने से मतलब एक तो आराम से बंद होना और एक वो वहीं ऐसे घूमना, बंद नहीं होना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जिस बात का उसे डर था वही बात हुई और जोर जबरदस्ती के कारण बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर गई यानी बात जो है प्रभावहीन हो गई और वह भाषा में बेकार होने लगी। जिस प्रकार से एक पेज की चूड़ी मर जाती है, बस घूमता है जब तक कसावट नहीं आती उस चीज को बंद नहीं कर सकता। उसी तरीके से ये जो कविता है, इस कविता में भी क्या हुआ है कि बात जो वास्तव में कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता था वो तो व्यक्त हो नहीं पाई और साथ ही जो है बेकार के शब्दों के कारण, कसावट के कारण अब जो बात है ये बेकार ही घूमने लगी, अर्थात बेकार अर्थ नहीं दे पाई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कई बार क्या करते हैं, तो पेज खुल गया, वो बंद नहीं हो रहा, चुनी लगी, तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा लेकर उसको सही कील की तरह ठोक देते। कील का तो काम क्या होता है, उसको लेकर के अपन ठोकने का काम। पेज का काम क्या होता है, उसमें गोल गोल से राउंड से लगे होते हैं, उसको बंद करते हैं, खोलते हैं। तो उसी तरीके से अब उन्होंने क्या किया, पेज तो काम का रहा नहीं और उन्होंने उसे कील की तरह वही ठोक दिया। उसी तरीके से कविता में कवि ने जो शब्द लिखे थे वही शब्द वहां स्थायी कर दिया, तो उसी जगह ठोक दिया, उन शब्दों को पर रख दिया। दोनों अर्थ लिए, यही पेज के माध्यम से, कविता के माध्यम से, दोनों के माध्यम से वो आपको बता दें। विशेष तौर से बात जो है वो कविता की करने पेज के इनके दो उदाहरण लेकर के इसमें आ गए। ऊपर से ठीक ठाक और अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। अब बात को वही छोड़ दिया, उन्हीं शब्दों को वहां छोड़ दिया, तो वास्तव में जो बात वो कहना चाहते थे वैसा कसाव और ताकत यानी वैसा अर्थ जो है वो उन पंक्तियों में नहीं रहा। जिस प्रकार से अगर एक पेज को ठोक दिया जाए तो जैसी पकड़, जैसी खिंचाव एक कील को ठोकने से होगी वैसी उस पेज को ठोकने से नहीं होगी, उसको तो कसने पर ही होती है। न तो उसमें कसाव था न ही उसमें ताकत थी कि किसी चीज को उठा सके। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब ये जो बात है वास्तव में कहना चाहते थे, जिस प्रकार से शरारती बच्चा होता है, शैतान बच्चा होता है, वो क्या करता है, इधर उधर पटक करता है, सामने वाले को परेशान करता है। उसी तरीके से जो बात वो कहना चाहते थे वो बात कवि को परेशान करती थी। कभी इधर ले जा रहे थे, कभी उधर ले जा रहे, कभी शब्द इधर रख रहे थे, कभी उधर रख रहे थे। तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि एक शरारती बच्चा जो होता है वो परेशान करता है, उसी तरीके से भाषा में ये बात जो है वो कवि को परेशान कर रही थी, मुझसे खेल रही थी, यानी मुझसे शैतानियां कर रही थी। मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। सहूलियत यानी सावधानी से। क्या तुमने भाषा को सावधानी से काम में लेना बरतना नहीं सीखा है। तो ये सारी चीजें देखते करते कवि को पसीना आ गया और पसीना आते आते पहुंचते देख करके भाषा ने कहा कि क्या तुमने भाषा को, बात ने उस भाषा के माध्यम से कहा, क्या तुमने कभी भाषा को सावधानी से काम में लेना नहीं सीखा। सहूलियत यानी सावधानी बरतना यानी काम में लेना। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि क्या तुमने कभी इन शब्दों को, इन बातों को, भाषा को तरीके से काम में लेना नहीं सीखा है। तो इस तरीके से अपन कई बार देखते हैं, आप लोग भी लिखते हो, निबंध वगैरह लिखते हो और लिखते हो, तो ये चाहते हो कि मैं किन्हीं नए शब्दों का प्रयोग करूं और उन नए शब्दों के प्रयोग के लिए तभी तो अपन कर पाएंगे जब उस शब्द का अर्थ अपन को पता है। अर्थ पता नहीं है तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, या आगे पीछे उनको लगा देंगे तो भी गलत होगा। ये अगर वाक्य अगर अपन बना रहे हैं उसमें सही जगह करता है, आपके कारक चिन्ह है, कर्म है, सारी चीजें एक जगह नहीं आएंगी सही तरीके से क्रम वाइज, तो अर्थ का अनर्थ बन जाएगा वाक्य। तो उसी तरीके से यहाँ भाषा में बताया गया है कि कविता अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें हमें भाषा का ज्ञान होना जरूरी है और क्या बात हम कहना चाहते हैं उस बात से पहले ही हम अवगत हो जाए और उस बात को हमें किस तरीके से सामने वाले के सामने प्रस्तुत करना है उसके लिए भी हम तैयार रहे। ये नहीं कि इधर उधर उसको शब्दों को करे और वो जो शब्द है वो अपना अर्थ अलग देने लग जाए।
और जो बात हम कहना चाहते हैं, जो अर्थ अपन देना चाहते हैं, वो अर्थ अपन दे नहीं पाए और लोगों की तारीफ सुन करके बिना काम में यूं गलत कार्य करते चले जाए, ऐसा कवि का कहना है। तो पहले हमें किसी भी बात को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और उसके बाद ही उस पर कोई टिप्पणी अपन को करनी चाहिए। तो इस प्रकार से बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। हमें भाषा का पूर्ण ज्ञान होना भी जरूरी है। ये है आपकी छोटी सी कविता। दो कविताएं कवि ने दी है, कविता के बहाने और बात सीधी, दोनों के माध्यम से हमें शिक्षा दी है कि कविता जो है वो भी एक स्थान पर नहीं रहती, पक्षियों, फूलों और बच्चों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, अपनी महक बिखेरती है। दूसरी भी इसमें कहा गया है कि हमें भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, वरना हमारी बात जो है प्रभावहीन हो जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, जबरदस्ती हमें सामने वाले पर थोपनी पड़ेगी। कई बार अपने दिमाग में आता है विचार में इस प्रश्न का उत्तर लिख लूं, लेकिन वो शब्द नहीं बन पाने के कारण जैसी भी होते लिख दो, फिर वो सही नहीं बन पाते। अब है आपके अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से जो है कविता के साथ इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या। तो एक बच्चा जो होता है उसके लिए सारे घर एक समान होते हैं, किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो, किसी भी स्थान का क्यों ना हो। तो उसी तरीके से यहाँ कहने का मतलब है कि कविता जो होती है उसके लिए सारे घर बराबर होते हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, चाहे देश विदेश का क्यों ना हो। जिस प्रकार से एक बच्चा फर्क नहीं करता, उसी प्रकार से कविता में भी कोई अंतर नहीं है, उसकी कोई सीमाएं नहीं। दूसरा प्रश्न है उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उड़ने, पक्षी क्या करते हैं, उड़ते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कविता भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के पढ़ी जाती है। झुंझुनों में लिखी जा रही है तो इसका ये थोड़ी जयपुर में नहीं पढ़ी जाएगी या विदेशों में नहीं पढ़ी जाएगी, तो वो कहीं भी जा सकती है। और खिलने से मतलब क्या है, फूल जो है वो एक स्थान पर खिलता है, खिल करके अपनी सुगंध बिखेरता है। उसी प्रकार से कविता जो वो भी लिखी जाती है और लिख करके दूर दूर तक उसका फैलाव होता है, लोग उसे पसंद करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक दी जाती है। तो इस प्रकार से पक्षी और फूल के खिलने के समान ही कविता भी अपना महत्व रखती है, जबकि चिड़िया जो है उसकी भी सीमा निश्चित है कि वहां तक उड़ सकती है। फूल जो है उसकी सुगंध कुछ ही क्षेत्र तक ही सीमित रह जाएगी, अंत में उसका अंत भी निश्चित है पढ़ने की। लेकिन कविता चाहे 10 साल बाद पढ़ो, चाहे 20 साल बाद पढ़ो, चाहे कभी भी देखो, हमेशा वैसी की वैसी तरोताजा बनी रहती है अपनी महक में। अभी देखो कभी कवि हुए, कभी इन्होंने कविताएं लिखी है, कभी इन्होंने गद्य लिखा, लेकिन आज भी उसी तरीके से नए जोश के साथ तरोताजा में इनको पढ़ते। तीसरा है कविता और बच्चे को समांतर रखने की क्या कारण हो सकते हैं। कि जिस प्रकार से कविता किसी भी घर में जा सकती है, ये कोई लड़की नहीं है, कविता से मतलब आप जो कविता पढ़ रहे हो गद्य खंड, ये सोच लो किसी लड़की के बारे में आ गया है, तो कविता से मतलब है आपके गद्य पद्य खंड की जो ये कविता है उसके लिए कि वो किसी भी घर में जा सकती है, उसके मन में ये फर्क नहीं आएगा कि मैं इसके घर जाऊँ या उसके घर जाऊँ। ये नहीं है कि मैं मैडम के साथ जा रही हूँ, बच्चों के साथ नहीं जाऊँ, किसी के भी साथ जा सकती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के भी घर पे जा सकती है। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं भी वो जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं है उसकी। उसी प्रकार से एक बच्चा जो होता है उसके भी मन में ऐसी भावनाएं नहीं होती हैं, वो तो किसी भी जाति और धर्म, किसी भी संप्रदाय या किसी भी घर पर या किसी भी व्यक्ति से मिल सकता है, जा सकता है। तो इस प्रकार से दोनों में ही क्या है, समानता। चौथा क्वेश्चन है कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या हो। कविता कभी मुरझाती नहीं है, हमेशा वैसी की वैसी बनी रहती है, लेकिन फूल जो होता है कुछ समय के लिए खिलता है और खिल करके मुरझा जाता है, फिर नए सिरे से खिलता है नया फूल और फिर वो मुरझा जाता है। तो कविता जो है वो इस चीज को नहीं जानती, क्योंकि वो तो हमेशा ही महकती रहती है, खिली रहती है। पांचवा, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। कि हमें भाषा को सावधानी से काम में लेना चाहिए, हमें भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए और हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमें किन शब्दों का प्रयोग किस स्थान पर
करना है और वहां वो क्या अर्थ देंगे। 6 का क्वेश्चन है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? अब अपन अपने विचार व्यक्त करते हैं किसी ना किसी भाषा के माध्यम से ही तो करते हैं। सबसे पहले तो भाषा कहते किसे? अपने विचारों को बोलकर, पढ़कर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करने का नाम ही भाषा है। हम एक दूसरे को जान पाते हैं, बात कर पाते हैं, तो किसके माध्यम से कर पाते हैं? भाषा के माध्यम से। मैं अपनी बात आप लोगों के सामने प्रकट कर पा रही हूँ, आप उसे समझ पा रहे हैं, तो ये किस कारण हो रहा है? भाषा के कारण हो रहा है। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं। तो जो बात मैं आपको कही हूँ भाषा के कारण आपको समझा पा रही हूँ, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप अंग्रेजी जानते हो, मैं हिंदी जानती हूँ, तो मैं आपको अपनी बात नहीं समझा पाऊंगी बिल्कुल। तो जो भाषा है उसी के कारण हम क्या है, एक दूसरे की बातों को, विचारों को जान पाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, भाषा का पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण कई बार अपन बोलते हैं इंग्लिश के गलत शब्द बोल देते हैं, जैसे डिस्क्राइब बोलना है सब्सक्राइब बोल दे, तो अर्थ का अनर्थ हो गया, अपन को उसका ज्ञान नहीं था। तो इस तरीके से क्या होगा, फिर बात जो है भाषा के चक्कर में घूमने लगेगी, जो अर्थ अपन कहना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, वो नहीं दे पाएंगे और अपनी बात को नहीं समझा पाएंगे, जिसके कारण सीधी बात में क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। कई बार अपन ऐसे शब्द काम में ले लेते हैं, सामने वाला अपन बता कुछ छोड़ रहे हैं तो अर्थ उसका कुछ दूसरा ग्रहण कर लेता है, तो फिर क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है और जो बात हम कहना चाहते थे वो हो ही नहीं पाई। 7वां क्वेश्चन है, बात यानी तथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों से मिलान करें। कुछ मुहावरे और बिंब दिए गए हैं, जैसे बात की चूड़ी मर जाना, क्या कहोगे इसका? बात की चूड़ी मर जाना यानी बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की पेच खोलना, बात की पेच खोलने से मतलब है बात को सहज और स्पष्ट करना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, तो इसमें क्या कहेंगे, बात का पकड़ में न आना। पेज को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट का न, बात का बन जाना, तथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 5 बातें दी गई है, 5 मुहावरे दिए गए, 5 बिंब भी इनको कह सकते हैं, और पांचों ही जो है वो बात के ऊपर कि एक ही बात को हम किस किस तरीके से कर सकते हैं और क्या वो अपना अर्थ रखता है। तो ये आपने लगा ली होंगे अपनी बुक में, हाँ मिलान करना है, बुक में आप मिलान कर दो, कॉपी में उसके सामने सही लिखो, जिससे कि आप उनको याद कर लो। बाई चांस अगर आपको बात की चूड़ी मर जाना का आशय स्पष्ट कीजिए, आपको प्रश्न दे दिया जाए, क्योंकि प्रश्न तो इसी तरीके से हर एक शब्द से उठाए जा सकते हैं, तो प्रश्न दे दिया जाए, तो जब इसके सामने का सही अर्थ आपको ज्ञात है, उसी अर्थ को काम में लेते हुए आप 2 नंबर के प्रश्न का उत्तर आसानी से बना सकते हैं। तो एक बार इनको दोबारा देख लें कि बात की चूड़ी मर जाना यानी बात का प्रभावहीन हो जाना, इससे मिलान कर ले इसको। बात की पेच खोलना, तो बात को सहज और स्पष्ट करना। तीसरा, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, तो बात का पकड़ में न आना। पेज को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट न रहना। बात का बन जाना, तथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। तो ये 7 प्रश्न आपके हुए हैं। आगे देखो, कविता के आसपास बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित है, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो ये आपको नहीं लिखना है। फिर है व्याख्या करें, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार बोलने लगी, तो इसका अर्थ जो है वो आपको लिखना है, व्याख्या लिखनी है। व्याख्या जो है ये आपको लिखनी है, 100% लिखनी है, विशेष भी लिखना है, क्योंकि पीछे प्रश्न दिया हुआ है, आपके टॉपिक नहीं है व्याख्या वाला, लेकिन पीछे प्रश्न दिया हुआ है, तो शायद बाई चांस इस प्रश्न को उठा ले, तो इसमें आपको व्याख्या लिखनी है।
जिसमें 100% व्याख्या जो है वो आपको लिखनी है, विशेष भी आएगा। 3 लाइनें आपको दी हुई है छोटी सी व्याख्या इसकी बनेगी, तो आप इसको बना ले। इसका अर्थ आपको बता दिया गया है, तो आप उस अर्थ को लिख। जोर जबरदस्ती जय जयवंत की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आ रहे हैं। बात की चूड़ी में भी मुहावरे का प्रयोग किया गया है, ये आप विशेष में लिख सकते हैं। हिंदी खड़ी बोली सरल सरस प्रवाह में का इसमें प्रयोग किया गया है। अब है चर्चा कीजिए। आधुनिक युग में कविता की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए, नहीं करनी है। चूड़ी की पेच आदि मृत उपमानों के माध्यम से कवि ने तथ्य की अमूर्तता को साकार किया है। भाषा को समृद्ध एवं संप्रेषणीय बनाने में बिंब और उपमानों के महत्व पर परिसंवाद आयोजित करें, नहीं करना है। आप सदा सुंदर है सुमन बेहद सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदर हो। ये पंक्तियां दी गई हैं पंत की, सुमित्रा नंदन पंत जो है ना, उनकी इस कविता में प्रकृति की तुलना में मनुष्य को अधिक सुंदर और समर्थ बताया गया है। कविता के बहाने कविता में से इस आशय को अभिव्यक्त करने वाले बिंबों की तलाश है, तो ये तलाश आपको नहीं करनी है। इन दोनों पंक्तियों का अर्थ क्या है कि फूल सुंदर है, पक्षी भी सुंदर है, लेकिन मानव तुम सबसे सुंदर, ऐसा इन्होंने कहा है। दूसरा, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध बात और नागार्जुन की कविता बातें ढूंढ कर पढ़े, यानी बात इनकी नहीं है सिर्फ, ऐसी जो कविताएं हैं, ऐसा जो गद्य है, निबंध भी है और आपकी कविता भी है जो आपके प्रताप नारायण मिश्र और आपके नागार्जुन के द्वारा लिखी, तो ये दोनों भी आपको नहीं करने हैं। तो 7 जो क्वेश्चन है वो आगे वाले और एक व्याख्या वाला प्रश्न जो है 8 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इनके उत्तर जो है आप अपनी कॉपी में लिख लेना और अच्छे से समझते हुए, जैसे मैं अपने शब्दों में बताती हूँ ना, उसी तरीके से आप भी हमेशा आप भी अपने शब्दों में इसे व्यक्त करने का प्रयत्न किया कीजिए, जिससे कि नए नए शब्द जो है वो आपके बाहर निकल करके आए और आपकी शैली जो है वो और अधिक निखर के बाहर आए। परीक्षा में जब आप प्रश्नों के उत्तर दो तो आपको ये सोचना नहीं पड़े कि मुझे किन शब्दों का प्रयोग करना है, बल्कि ये होना चाहिए कि आपके मन से खुद, आपके दिमाग से पनपे हुए नए नए जो शब्द हैं जो वहाँ बिल्कुल सटीक बैठते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको करना है। वरना आपने देख लिया है कि सीधी बात में टेढ़ी हो जाएगी और टेढ़ी जब हो गई तो आपको शब्द कभी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ कवि ने बात आपको समझा भी दी है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्वेश्चन आंसर्स बता दिए हैं। तो आप जो मैं जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कविता की परिचय की इम्पोर्टेंट लाइनें और प्रश्नोत्तर जो है अपनी नोटबुक में कर लें और करने के बाद मुझसे चेक करवा लें। आगे का जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।